डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉस्ट एंड टैक्स का 2016 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कॉस्ट पर्सन शुरू करते हैं, बाद में हम लोग टैक्सेशन पर जाएंगे। तो पहले शुरू करते हैं। लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट इज डन मेनली फॉर। कॉस्ट का जो हम डिटर्मिनेशन करते हैं, लागत का जो निर्णय करते हैं, हम लोग निकालते हैं लागत का वैल्यू, वो क्यों निकालते हैं? कॉस्ट कंट्रोल के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस कितना होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए, कॉस्ट डिटर्मिनेशन या लागत को तय करने के लिए। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन तीनों चीज़ों के लिए हम लोग कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, लागत का निर्णय करते हैं, लागत का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, इन व्हिच एरिया कॉस्ट अकाउंट डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग किस, इन चारों ऑप्शन में से किस आधार पर अलग है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन मेनली मेंटेन्स द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों में से कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा संगठन है जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करता है? तो उसका आंसर होगा प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नंबर, लिब्रिकेटिंग ऑयल यूज्ड इन मशीनरी इज ट्रीटेड एज। लिब्रिकेटिंग तेल जो होता है, जैसे कि मोबिल हुआ, इत्यादि हुआ, तो लिब्रिकेटिंग ऑयल जो है वो मशीनरी में यूज किया जाता है, वो किस प्रकार का हमारा एक्सपेंस है? ऑप्शन है डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस, इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर, इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस का वो एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ई। लिखा हुआ इन पावर इंडस्ट्री द कॉस्ट यूनिट। हर इंडस्ट्री का अलग कॉस्ट यूनिट होता है ऑलमोस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री में टन जो होता है वो कॉस्ट यूनिट होता है। पावर इंडस्ट्री में उसी प्रकार से किलोवाट जो होगा वो होगा कॉस्ट यूनिट। तो ई नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू डैश प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू डैश प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वर्क कॉस्ट में जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को ऐड कर देते हैं तब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू मिलता है। प्राइम कॉस्ट जानते हैं हम लोग, प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, हमें मिलता है वर्क कॉस्ट। फिर इस वर्क कॉस्ट में जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड कर देते हैं तब हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू। इसलिए इसका आंसर होगा वर्क कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब हुआ वर्क कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो एफ नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, प्रॉफिट ऑन सेल 33.138% इंडिकेट्स प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। 33/1/3% प्रॉफिट ऑन सेल 33.1/3%, इसका मतलब हुआ कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना होगा? 25%। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा 25%। तो जी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल एक रॉ मटेरियल का है 15,000 यूनिट्स, एवरेज स्टॉक लेवल जो है वो 12,500 यूनिट्स है। हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम स्टॉक लेवल का वैल्यू। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, 27,500 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स और 20,000 यूनिट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम पहले सोल्यूशन देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होता है। दिया हुआ है 12,500 यूनिट्स, लिख लेंगे हम लोग। पहले देखते हैं फार्मूला क्या है। एवरेज स्टॉक लेवल का फार्मूला होता है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमें एवरेज स्टॉक लेवल का वैल्यू दिया हुआ है, वो लिख लेंगे हम लोग 12,500 यूनिट्स इक्वल टू दे देंगे। फिर लिखा हुआ मिनिमम स्टॉक लेवल, उसका वैल्यू देंगे हम लोग 50,000 यूनिट्स प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो हमको निकालना है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाई 2। फिर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग 50,000 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए क्रॉस करके, तो आगे हमारा 50,000 प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू 12,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25,000। फिर हम मिनिमम स्टॉक लेवल के लिए फिर 25,000 यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा और ये 15,000 इक्वल टू कुछ से आ जाएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 25,000 से। तो मिनिमम स्टॉक लेवल हमारा आ गया 25,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स जो है वो हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल का वैल्यू है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इक्वल टू 4000 यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू 8, एनुअल डिमांड हमें कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है 24,500 यूनिट्स, 32,000 यूनिट्स और 26,000 यूनिट्स। तो इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 32,000। इसका हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई ईओक्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाई ईओक्यू। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्वेश्चन में दिया हुआ 8 लिख देंगे, उसके नीचे 1 लिख देंगे, इक्वल टू 1 हमेशा रहता है। एनुअल डिमांड निकलना है तो उसका वैल्यू एज इट इज उसके रख देंगे, एनुअल डिमांड लिख देंगे, नीचे ईओक्यू का वैल्यू लिख देंगे 4000 यूनिट्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एनुअल डिमांड इंटू 1 एनुअल डिमांड हो गया, और 8 को 4000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 आ गया। तो एनुअल डिमांड का वैल्यू हो गया हमारा 32,000 यूनिट्स। ये हमारा आंसर है, एनुअल डिमांड इक्वल टू 32,000। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 नंबर जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग जे नंबर क्वेश्चन में। जे नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल निकालना है हमको, जबकि रीऑर्डर क्वांटिटी दिया हुआ 12,000 यूनिट्स, लीड टाइम दिया हुआ 4 to 8 टाइम्स। इसमें 4 जो है वो मिनिमम लीड टाइम है और 8 जो है वो मैक्सिमम लीड टाइम है। जो कि मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ 4000 यूनिट्स पर वीक और मिनिमम कंजम्पशन दिया हुआ है 1550 यूनिट्स पर वीक। हमें निकालना है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो यहाँ मैक्सिमम कंजम्पशन है 4000 यूनिट्स, इसको हम लोग मैक्सिमम लीड टाइम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4000 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 32,000, इसलिए 32,000 हमारा आंसर होगा। ऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन दिया हुआ 4000 यूनिट्स, इसको हम लोग 8 वीक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32,000 यूनिट्स हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABC इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में ABC का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एक्शन बिफोर कंफर्मेशन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ABC इन कॉस्ट अकाउंटिंग में ABC का अर्थ होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का एक टाइप है, कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने का, मेजर करने का, कंट्रोल करने का एक तरीका है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर L, वो लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी द इंडिकेशन गिवन बाय मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर जो रेशियो है या रेट है, उससे हमें क्या पता चलता है। एफिशिएंसी यूजिंग मटेरियल, जो मटेरियल का यूज करना है उसका एफिशिएंसी क्षमता, या परचेसिंग मटेरियल का क्षमता, एफिशिएंसी स्टोरिंग मटेरियल, मटेरियल को स्टोर करने का क्षमता, या ऑल ऑफ दिस, सब के सब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग मटेरियल। मटेरियल को प्रयोग करने की क्षमता हमें पता चलता है मटेरियल टर्नओवर रेट से या रेशियो से। तो एल नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग टैक्सेशन पोर्शन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंट इनकम टैक्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन। अभी जो वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट चल रहा है वो कब लागू किया गया था। उसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री टैक्स कौन कलेक्ट करता है। एंट्री टैक्स जो है वो कौन कलेक्ट करता है। लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपलिटी वगैरह है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, या नन ऑफ दीज, इन तीन में से कौन नहीं। तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार एंट्री टैक्स कलेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, लिखा हुआ गिफ्ट टैक्स इज। गिफ्ट टैक्स क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स फ्री, डायरेक्ट टैक्स। तो इसका आंसर होगा डायरेक्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स एग्जाम्पल है एक डायरेक्ट टैक्स का। डी नंबर क्वेश्चन है, डिविडेंड अर्न फ्रॉम फॉरेन कंपनी। विदेशी कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है हम लोगों को, उसका क्या नेचर होता है। टैक्सेबल, वो टैक्सेबल है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, उस पर टैक्स नहीं ली जाती है, छूट दी जाती है। या फिर अप टू 50,000 टैक्स फ्री, या 50,000 रुपये तक के इनकम पर टैक्स फ्री है। या नन, इन चारों में से कोई नहीं। आंसर होगा टैक्सेबल। विदेशी कंपनियों को जो शेयर पर हमको डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, वो फुली टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनसिपलिटी रिगार्डेड। म्यूनसिपल को क्या माना जाता है। एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति विशेष। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सनों का समूह, व्यक्तियों का समूह। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक अविभाजित परिवार, हिंदू परिवार। या लोकल अथॉरिटी, या एक स्थानीय अथॉरिटी। आंसर होगा 4 नंबर ए, लोकल अथॉरिटी। म्यूनसिपलिटी जो है वो एक लोकल अथॉरिटी मानी जाती है टैक्स के संदर्भ में। एफ नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ, मिस्टर के वाज इंडियन सिटीजन। मिस्टर के जो है वो भारतीय नागरिक हैं। ही वेंट अमेरिका 1st 4th तक 2015। वो प्रथम बार अमेरिका गए 10 अगस्त 2015 को। एंड केम बैक, और वापस लौटे 11 नवंबर 2015 को। उनका रेसिडेंशियल स्टेटस जो होगा 2015-16 के लिए क्या होगा। ऑप्शन है रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉन रेसिडेंट, नन ऑफ दीज। तो
तो चूंकि वो अमेरिका प्रथम बार जा रहे हैं 10 अगस्त 2015 को, उससे पहले वो भारत में ऑलरेडी थे, तो 10 साल में 7 साल भी थे, इंडिया में ही थे, क्योंकि वो पहले बार 2015-16 में जा रहे हैं, इसलिए कहा जाएगा कि 15-16 में उनका रेसिडेंस जो होगा वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, इसलिए एफ का आंसर होगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ पार्टनर सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर। पार्टनर्स को जो सैलरी मिलता है पार्टनरशिप फर्म में, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का हिस्सा होता है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी का हिस्सा नहीं होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी नहीं होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी नहीं होगा, उसका एक अलग हेड है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसलिए पार्टनर सैलरी जो पार्टनरशिप फर्म से मिलता है वो पार्टनरशिप सैलरी जो पार्टनरशिप फर्म से मिलता है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का हेड से लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन चौथा नंबर जो होगा वो करेक्ट है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस रेंट अलायंस जो एक कर्मचारी को मिलता है अपने मालिक से, उसका सेक्शन क्या है, वो किस सेक्शन के अंदर उसका टैक्स एग्जेम्पशन हो जाता है, तो उसका सेक्शन है ऑप्शन नंबर 1 1013A। 1013A इज फॉर हाउस रेंट अलायंस। हाउस रेंट अलायंस का जो टैक्स कैलकुलेशन होता है, एग्जाम्पशन कैलकुलेशन होता है, वो 1013A के तहत ही होता है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा 1 नंबर। नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एज पर सेक्शन। भारतीय कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो किस सेक्शन के तहत एग्जेम्प्टेड है, मुक्त है, उस पर छूट मिलती है, उसका आंसर होगा 1034। अंडर सेक्शन 1034 इंडियन कंपनी से जो एक शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे क्वेश्चन, ग्रेचुटी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेबल टू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी कर्मचारी को ग्रेचुटी मिलेगा तो वो किस व्यक्ति से टैक्स काट सकता है, उसका स्टेटस क्या होना चाहिए। ऑप्शन है रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के स्टेटस वाले एसएससी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिसीव कर सकते हैं ग्रेचुटी, जिसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है की नंबर क्वेश्चन, डिडक्शन फॉर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस इज अलाउड फॉर। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस जो होता है वो मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए अलाउ किया जाता है, 1 चाइल्ड, मैक्सिमम 3 चिल्ड्रेन, नो मैक्सिमम लिमिट, या ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। तो आंसर होगा इसका मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन। 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस जिसका अमाउंट है ₹200, तो मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन के लिए ही अलाउंस हॉस्टल अलाउंस, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन के लिए 2 बच्चों के लिए ही चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंस प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ मिस्टर सरकार एन एम्प्लॉय हैं एबीसी लिमिटेड कंपनी के, उन्हें 1500 रुपया पर महीना मेडिकल अलाउंस मिला है, जबकि उनका एक्चुअल खर्चा जो है मेडिकल अलाउंस पूरे साल में वो 25,000 रुपया है, तो उनका टैक्सेबल अमाउंट जो है मेडिकल अलाउंस का क्या होगा। हम जानते हैं कि मेडिकल अलाउंस पर जो अलाउंस मिलता है मालिक से कर्मचारी को वो फुली टैक्सेबल है, उस पर कोई भी खर्चा माइनस नहीं होता है, तो भले ही उन्हें 25,000 रुपया खर्चा किया हो, लेकिन 1500 इंटू 12 18,000 रुपीज़ जो है वो फुली टैक्सेबल होगा एज मेडिकल अलाउंस। तो उनका मेडिकल अलाउंस जो 18,000 रुपीज़ जो उन्हें अपने मालिक से मिला है मेडिकल अलाउंस के रूप में, वो फुली टैक्सेबल है जो है 18,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर एल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था 2016 का टैक्सेशन और कॉस्ट का सोल्यूशन जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 11 में आया हुआ था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, जो हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।